जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ CSE 20222 वाले डिस्कशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन में कहूँगा इसे, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? कॉटन, राइस, शुगर केन एंड वीट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का देखिए वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों यहाँ पे राइस है, क्योंकि राइस के फील्ड में जो पानी वहाँ पे रहता है फील्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है इससे जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होता है। इसकी वजह से जो है हमारा क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे जो है इंड्यूस हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में ऐसा कौन सा एक रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप राइस कल्टिवेशन यहाँ पे इसे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मैं कहता हूँ कि यूपीएससी हमेशा जो है क्वेश्चंस को इंटरलिंकेज करके पूछती है। हमने मास्टर वीडियो सेशन में देखा था जहाँ पे मैंने आपको 2019 का एक क्वेश्चन बताया था जहाँ पे इंडस वैली साइट की बात थी, और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे रान्यो अशोका का एक क्वेश्चन था। ठीक है, जहाँ पे इनमें दो ऑप्शन कॉमन थे, यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देखिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। अब भाई साहब देखिए यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या हो रहा है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस, इसकी वजह से क्या होगा, तो रिडक्शन इन मीथेन प्रोडक्शन। अब जब मीथेन यहाँ पे राइस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता होगा इसी वजह से रिडक्शन की बात कर रहे हैं। बाकी अगर जो कल्टीवेशन मेथड है इसमें सीड ज़्यादा यूज़ होता होगा, इसीलिए यहाँ पे रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट यानी कि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव बात है। जैसे हम गाड़ी जो है लेते हुए यहाँ पे उसका माइलेज देखते हैं कि पर किलोमीटर कितना जाएगा, वैसे ही हम इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे जो कि सीड रिक्वायरमेंट हमारा कम करेगा, जिससे हमारा इनपुट कॉस्ट कम होगा। एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एक थीम देखिए और समझिए क्या करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे जो है डाउट से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। उन्हें लगता है कि क्या पता यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता हो नहीं होता हो। देखिए इन क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे सोचना पड़ता है, और यहाँ पे हमें कोई ऐसा डेटा तो नहीं दिया ना कि 1 kg स्पीड सीड जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, मीथेन जो है यहाँ पे 1 लाख टन जो है कम हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है इतने किलोवाट आवर की कम यूज़ होगी। ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला ना, एकदम नॉर्मल सा बोला है। या अगर 0.1% भी कम हो रहा है, 0.1% भी कम हो रहा है, 0.1% भी कम हो रहा है, तो स्टेटमेंट तो सही बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे इनका जो एक होता है ना कि एक एक्सेप्शन ढूंढना, ये थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। और जो एनवायरनमेंट वाले में हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 1 2 3। और जो इंटरकनेक्शन वाली बात है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मीथेन राइस, और यहाँ पे देखिए राइस मीथेन। तो ये हिंट्स है जो हमें पता होनी चाहिए रियल एग्जाम में। अब देखिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसके बारे में जब और चीज़ें मैंने देखी तो ये मादागास्कर में डेवलप करा गया था। ठीक है, किस लिए, तो ये इसके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? देखिए बहुत टफ मैं क्वेश्चन कहूँगा, वन लाइनर है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, लेक फैग्यूबाइन है, लेक ओगुटा है और लेक वोल्टा। अब यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन है, ये अगर आप पेपर में छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लॉजिक एलिमिनेशन कुछ नहीं लगा सकते। पहली बात तो विक्टोरिया छोड़ के ये बाकी तीन पता होना यही बहुत मुश्किल बात है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा लेक फैगुबाइन। ठीक है, अब ये लेक फैगुबाइन ये कहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, क्या पता किसी CAPF या बाकी एग्जाम में आ जाए। देखिए ये माली में सिचुएटेड है दोस्तों, और ये नाइजर रिवर के पास है। ठीक है, नाइजर रिवर के पास है लेक फैगुबाइन। फिर देखिए लेक विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, इस लेक विक्टोरिया से इक्वेटर हमारा गुजरता है, और यहाँ पे 3 देश है, इनका न्यूमोनिक्स याद रखिए, यूकेटी। यूकेटी यानी क्या है यहाँ पे, युगांडा, उसके बाद है यहाँ पे हमारा केन्या, एंड उसके बाद है हमारा टांजानिया। ठीक है, यूकेटी। तो ये 3 देशों के नाम हमें याद रखने। इसके आसपास जो है विक्टोरिया लेक है हमारा। लेक वो ओगुटा ये कहाँ पे, तो लेक ओगुटा है दोस्तों ये नाइजेरिया में है, ये देखिए नाइजेरिया में सिचुएटेड है। और लास्ट हमारा जो लेक वोल्टा है, इसके बारे में बस 1 2 चीज़ें याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे एक वोल्टा नाम की रिवर भी है और एक लेक भी है यहाँ पे, और ये जो लेक वोल्टा है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है दोस्तों। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, घाना में है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें याद रखिए, इनका देश याद रख लीजिए। ठीक है, ये घाना में है, ओके, ये नाइजेरिया में है, ये हमारा माली में है,
ठीक है, और ये तो हमारा 3 देशों को जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और इक्वेटर भी यहाँ से जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है गैंडीकोटा, ठीक है, गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कावेरी, मंजीरा, पेन्नार एंड तुंगभद्रा, ठीक है। तो देखिए ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है हमारा पेन्नार रिवर, ठीक है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमें इसका मेंशन नहीं मिलेगा, ओके। ये देखिए आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, पेन्नार रिवर। अब इन चारों रिवर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब बस इतना ही आएगा इसके ऊपर कि गैंडीकोटा कैनियन, पेन्नार रिवर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता आगे क्वेश्चन। बस ये कावेरी रिवर के बारे में देख लीजिए। कावेरी रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स जो है, ब्रह्मगिरी रेंज जो है कर्नाटका, वहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। मांजीरा रिवर जो है यहाँ पे, ये बालाघाट रेंज जो है महाराष्ट्र का, बालाघाट रेंज, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। पेन्नार रिवर कहाँ से होती है दोस्तों, तो नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है। और तुंगभद्रा देखिए, ये तुंग प्लस भद्रा नाम की 2 स्ट्रीम्स है, ठीक है। ये कोडली करके जगह है, कोडली करके जगह है कर्नाटक, यहाँ पे जो है मीट होके यहाँ पे तुंगभद्रा बनती है और लास्ट में जाके कृष्णा को मिल जाती है। तो तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और पेन्नार ये जो है डायरेक्टली आंध्र प्रदेश से होके हमारे बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे कर्नाटका से आंध्र प्रदेश से होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये भी थोड़ा याद रखिए कि कौन सा डायरेक्टली जो है बे ऑफ बंगाल में मिल रही है और कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। अगला देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीक्स है और उनका जो है माउंटेन यहाँ पे रेंज दे रखे। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों इजी कैटेगरी का है क्योंकि PYQs में ये आ रखा है और ये सारे जो पीक्स है हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। अब यहाँ पे देखिए स्वैप बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है, ठीक है। नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, नौक्रेक, सिक्किम हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो नामचा बरवा है, एक होता है नामचा बरवा और एक है नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत देखिए इधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे है, ये हमारा अगर हिमालय है, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट वाला है, ठीक है, और इधर ये हमारा जम्मू कश्मीर साइड वाला है। यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत है और यहाँ पे देखिए नामचा बरवा है। अब नामचा बरवा कहाँ पे होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के पास। और यहाँ पे गढ़वाल रीजन कहाँ है, गढ़वाल रीजन हमें पता है ये हमारे उत्तराखंड इसके आसपास है। तो कहाँ पे नामचा बरवा इधर और ये गढ़वाल यहाँ पे, तो देखिए कैसे यहाँ पे जो है प्लेस रीजन इसको चेंज कर दिया गया, तो ये तो गलत हो गया। तो नामचा बरवा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में, गढ़वाल कहाँ पे, उत्तराखंड में। इतना हमने देख लिया। नंदा देवी देखिए कुमाऊं हिमालयाज में है, करेक्ट। नंदा देवी पीक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं हिमालयाज में, ये सही है। अब नौक्रेक देखिए दोस्तों, नौक्रेक जो है ये मेघालय में है, ये देखिए मेघालय में है। और इसी के आसपास देखिए टूरा हिल्स करके है, टूरा हिल्स, ठीक है। टूरा हिल्स, गारो हिल्स, इसके पास है नौक्रेक, ठीक है। अब नौक्रेक कहाँ देखा हमने, मेघालय में। अब मेघालय कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं सिचुएटेड है, ठीक है। ये आसाम है, यहाँ पे मेघालय है। और सिक्किम कहाँ पे हमारा, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। तो ये भी देखें यहाँ पे जो लोकेशन चेंज कर दी गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बना है और क्या यहाँ पे करेक्ट वर्जन इसका हो सकता है। पूरा मैपिंग है हमारा, देखिए माउंटेन्स हमें पता होने चाहिए। और यहाँ पे भी सीधा सीधा स्टेट नहीं पूछा, तो हिमालयाज़ को जो जैसे कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, ठीक है, तो इनको जो है ऐसे स्प्लिट करके यहाँ पे हमें पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में हम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें अगले एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए मिल जाती है। कहता है द टर्म लिवांत ऑफन हर्ड इन न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड्स टू विच रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन से पढ़ते हैं, द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। एंटायर कोस्टल एरिया, आप देखिए मेडिटेरियन सी का ये पूरा मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे इधर यूरोपियन देश है, ठीक है, इधर इजराइल वाले देश है, इधर देखिए नॉर्थ अफ्रीकन देश है। तो ये इतना सारा रीजन है, इसे लिवांत कहते हैं, ऐसा कह रहा है। फिर देखिए रीजन अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। फिर देखिए रीजन अलॉन्ग नॉर्दर्न अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, ठीक है, इजिप्ट से लेके यहाँ पे मोरक्को तक जो रीजन है हमारा नदर्न अफ्रीका का, इसकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, ईस्टर्न मतलब देखिए ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, तो इस साइड वाली बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखना चाहे तो जो मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन में यहाँ पे सिमिलरिटी होती है, देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरीके से एक हिंट हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल थॉट अगर लगाए तो ये इंडिया का कोस्टल लाइन है। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरे इंडिया के कोस्टल लाइन को एक ही नाम थोड़ी है,
कहीं पे इसे नर्दन सिरकास कहते हैं, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे उत्कल जो है कोस्ट कहते हैं, कहीं पे इसे जो है हम अलग अलग नाम से यहाँ पे पहचानते हैं, इस वाले रीजन को अलग नाम से पहचानेंगे, इस वाले को अलग पहचानेंगे, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट इसे अलग नाम से पहचानेंगे। तो पूरे कोस्टल एरिया को एक ही नाम होना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से अगर आप देखोगे ना कि एंटायर कोस्टल एरिया नहीं, तो ये हम हटा सकते हैं। और एंटायर देखिए हमारा एक्सट्रीम वर्ड भी है कि पूरी तरीके से 100% की बात कर रहा है, ठीक है। और बचा देखिए यहाँ पे रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, तो यहाँ पे हम इसके साथ जाते तो आंसर हमारा ए आ जाता, ठीक है। अब लिवान देखिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये इजराइल पैलेस्तीन इनका जो है झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। अब ये लिवांत रीजन किसे कहते हैं, तो लिवांत रीजन देखिए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है उस वाले रीजन को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भारतवर्ष, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का रीजन, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं, वैसे लिवांत में देखिए यहाँ पे सीरिया आ जाता है, लेबनान आ जाता है, और यहाँ पे पैलेस्तीन वाला रीजन आ जाता है, और इजराइल का भी कुछ रीजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लिवांत रीजन कहलाता है। तो ये तो हो गया आंसर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखिए सबसे पहले है पर्शियन गल्फ वाला रीजन। देखिए पर्शियन गल्फ वाला रीजन, पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ के बारे में हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पर्शियन गल्फ है इसमें 8 कंट्रीज़ है। प्लीज़ इनके नाम आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सऊदी है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यहाँ पे देखिए कतर है, ठीक है, कतर के बाद यहाँ पे कुवैत है, ठीक है, कुवैत के बाद यहाँ पे ओमान, उसके बाद बहरीन, और बहरीन के बाद यहाँ पे है इराक एंड ईरान, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ वाले नेशन है, ठीक है, जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए पर्शियन गल्फ। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे जो है हॉर्न बनता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे कि निमोनिक है यहाँ पे सीड, ठीक है। सीड का मतलब क्या है, सोमालिया, इथियोपिया, ठीक है, सोमालिया, इथियोपिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक है। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती, ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। किससे रिलेटेड है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ से एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी हिंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक दूसरा रीजन है, ठीक है। जैसे लिवांत यहाँ पे पूछ दिया ना, वैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मागरेब रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मागरेब रीजन एक न्यूज़ में होता है, तो ये देखिए दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है ये, ठीक है, मागरेब रीजन। इसमें देखिए अल्जेरिया आता है, इसमें देखिए लीबिया आता है, लीबिया के बाद यहाँ पे ट्यूनीशिया आता है, एंड उसके बाद यहाँ पे मोरक्को आ जाता है। तो ये मागरेब रीजन, ये भी थोड़ा याद रखेंगे, ओके। तो ये मैपिंग के पर्सपेक्टिव से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ओके। तो ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्शियन गल्फ की कंट्रीज देखिए, ओमान 1, यूएई 2, कतर 3, बहरीन 4, कुवैत 5, सऊदी अरेबिया 6, इराक एंड ईरान। तो ये देखिए पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए जिबूती, सोमालिया, सीड जो हमने देखा था, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। उसके बाद देखिए जो मागरेब रीजन की हमने बात करी थी, देखिए ये लीबिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है हमारा अल्जेरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मोरक्को, ठीक है, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया वाला रीजन। तो ये देखिए मागरेब रीजन कहलाता है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन। और उसी के बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, और इन्हें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पे एक निमोनिक है पिट्टू, ठीक है, पिट्टू। तो देखिए रशिया हो, यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, वो अफ़गानिस्तान को अपना पिट्टू बना के रखना चाहता है। पिट्टू मतलब क्या, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, पी, आई से क्या है ईरान, ठीक है, ईरान, टी से क्या है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, दूसरे टी से क्या है यहाँ पे ताजिकिस्तान, ठीक है। तो PITT यू, यू से क्या आ जाएगा यहाँ पे उज़्बेकिस्तान, ओके। तो ये इतनी कंट्रीज़ है, और इंडिया भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, इंडिया भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, बट वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। तो पिट्टू क्या है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये पिट्टू अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट्स है, तो इतना हमें याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन अफगानिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड ही है। अब देखिए 2022 में अफगानिस्तान बॉर्डर पूछा, 2023 में उन्होंने यूक्रेन का बॉर्डर पूछ लिया, अब 2024 में देखें यहाँ पे इजराइल पैलेस्तीन वाला बॉर्डर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। PYQ में ऑलरेडी एक बार इजराइल का बॉर्डर पूछ रखा है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। तो यहाँ पे हमने पिट्टू देखा था, तो TTU देखिए तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, बचा क्या पाकिस्तान एंड हमारा
ईरान यहाँ पे, ठीक है। बाकी अज़रबैजान एंड किर्गिस्तान यहाँ पे नहीं है। अज़रबैजान वाला हमने देखा था नोगोर्नो काराबाख रीजन, नोगोर्नो काराबाख रीजन जो कि 2023 में पूछा गया था, याद करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 27 नंबर के क्वेश्चन का 3, 4, 5, 3, 4, 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए सीधा लॉजिक से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। फोर्थ स्टेटमेंट से हम पढ़ते हैं, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन एक्सपोर्ट एंड प्रोसेस द मोनाजाइट, ठीक है, ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट द मोनाजाइट। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट ने सोचा कि ओनली वर्ड है तो इसे हटा देते हैं, बट हमेशा चारों स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए, फिर ही जो है यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। थर्ड देखिए, मोनाजाइट ऑकर नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया, एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। मोनाजाइट कंटेन थोरियम एंड मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। अब इन चारों में से सबसे पहले देखिए जो ज्योग्राफी वाले मास्टर वीडियोस में हमने चीज़ें देखी थी उनमें से कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत हमें लग रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत क्या लग रहा है, वो है थर्ड स्टेटमेंट। क्यों? एंटायर कोस्ट, यानी यहाँ पे हमारा पूरा ये सब कॉन्टिनेंट वाला कोस्ट आ गया, यहाँ पे लक्षद्वीप वाला आ गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार आ गया, यहाँ पे कोई छोटा मोटा आइलैंड होगा, ये सब आ गया। तो क्या हर जगह पे मोनाजाइट यहाँ पे मिलेगा? एंटायर कोस्ट पे कहीं 1 किलोमीटर का तो स्ट्रेच यहाँ पे छूटेगा जहाँ पे मोनाजाइट नहीं मिलेगा, या आधा किलोमीटर तो छूटेगा। तो एंटायर यानी ये तो 100% की बात कर रहा है ना। मैं ये नहीं कहता, देखिए हमने वो देखा था कि गोल्ड अगर आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता ऐसा अगर कह रहा है तो गलत क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 0.1 kg भी मिल गया तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कहीं 0.1 किलोमीटर का भी एरिया होगा जहाँ पे अगर नहीं मिला तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी सिंपल थॉट प्रोसेस से जो 2022 का प्रीलिम्स मैंने दिया था, मैंने सॉल्व किया था, थर्ड वाला मैंने सबसे पहले हटाया, ठीक है। अब फोर्थ भी देखिए ओनली वर्ड है, बट थर्ड हटा के देखिए, जैसे ही थर्ड हटाते हैं ना, ये गया, ये गया, ये गया, फिर यहाँ पे ओनली वर्ड है, फिर भी हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, 1, 2 का 4। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से सोचिए, बात हो रही है यहाँ पे कोई कोल माइंस की या फिर कोई तुच्छे से यहाँ पे मेटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मोनाजाइट की, जो कि यूरेनियम थोरियम बनाने के काम आ रहा है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का एक बेस है, ठीक है। अब हमें भी पता है कि ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन सी है जो इससे रिलेटेड काम करती है, वो है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो इसके बारे में आप थोड़ा पता रखिए कि ये कौन सी बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, रेयर अर्थ एलिमेंट वाली। अब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये है दोस्तों रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है, ओके, और ये 1954 में बना था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी बॉडीज़ के नाम आप याद रखिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है यहाँ पे एक, उसके बाद देखिए BARC है एक, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इसके अंदर आता है। फिर देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि कलपक्कम में है तमिलनाडु में, जहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके ऊपर CSE 2017 के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर। तो थोड़ा याद रखेंगे कहाँ पे है ये, कलपक्कम में है तमिलनाडु में। फिर देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप याद रखिए कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है और ये कोलकाता में सिचुएटेड है। फिर देखिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये हरियाणा में सिचुएटेड है। उसके बाद देखिए बाकी यहाँ पे नाम आप याद रख लीजिए, ECIL, देखिए ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, हमें लगेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में आता होगा या फिर यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आता होगा, लेकिन नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। फिर देखिए इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जो अभी हमने देखा क्वेश्चन में। फिर देखिए UCIL यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, ठीक है, और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भवानी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, इनके नाम आप ज़रूर याद रखिए। फिर देखिए हेवी वाटर बोर्ड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, फिर ये ब्रिट, ठीक है। तो ये नाम बस थोड़ा याद रख लीजिए कि आगे चल के अगर ये बोला जाता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है या नहीं है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और ये बात हो रही है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की, जो कि हमेशा न्यूज़ में होता है और एक हॉट टॉपिक होता है जिस पे UPSC क्वेश्चन बनाता है। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, तो ये आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ईजी है, कहता है नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर इन। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे योगा डे के बारे में सुना है, योगा डे जो कि 21 जून को होता है, ठीक है, ये पूरे ईयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। अब देखिए 21 जून है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए जुलाई, जुलाई, जून, जून। अब जैसे 21 जून अगर आपको पता है तो सीधा यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये NCERT में भी दे रखा है, और योगा डे जो इतना फेमसली सेलिब्रेट होता है, उसकी जब भी हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा वहाँ लिखी हुई आती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे, ओके।
तो जून हमारे ये दो ऑप्शन बचे। अब देखिए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। अब देखिए 1 से 15 तारीख होगा तो ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और 15 से 30 होगा तो सेकंड हाफ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, बी इज़ द आंसर। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए सिमिलर सा हमें 2019 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तब मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। बस अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है, इतना सीमित इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे वेटलैंड्स है और इनके लोकेशन। अब देखिए वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊँ तो CSE 2023 के मेंस में नेशनल वेटलैंड्स और उनके कुछ नाम भी यहाँ पे पूछ लिए गए थे GS 3 वाले पेपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर, शष्टम कोटा। अब इंडिया में देखिए बहुत सारे वेटलैंड्स जो है अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं, तो इनकी लिस्ट जो है अपडेटेड होगी, ठीक है। तो शंकर IAS में हमें ये लिस्ट मिलेगी। तो एक बार है ना आप ये सारे वेटलैंड्स और उनकी लोकेशन अच्छे से देख लीजिए, और स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर में आ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वेटलैंड्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट थीम है जो हमारे मेंस में भी आती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए वेटलैंड से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बना था, होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा, सष्टम कोटा तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो पेयर हमारी यहाँ पे सिर्फ सही है, ठीक है। दो पेयर कौन से सही है, वो है हमारा रुद्रसागर जो कि त्रिपुरा में है, और यहाँ पे रेणुका जो कि हिमाचल में है, ये दोनों सही है। होकेरा कहाँ पे देखिए दोस्तों, होकेरा है हमारे जम्मू कश्मीर में, ना कि पंजाब में। और सष्टम कोटा और अष्टामुड़ी ये दो लेखे, और एक यहाँ पे अष्टामुड़ी लेखे, ये कहाँ पे, ये केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली 2। तो हमने इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर एंड दिशा, विच वन ऑफ द अबव इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, याद करिए जो हमारा मास्टर वीडियो सेशंस की टेक्निक मैंने बताई थी, ऑल ऑफ द अबव कब लगाना है और कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे उसका एस्पेक्ट नहीं पूछा, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं पूछे कि इतना यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इतना MB का यूज़ होगा या फिर इस तरीके से यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली बोला कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर ये क्या क्या इनमें से बन चुका है। अब देखिए हमें पता है कि आरोग्य सेतु कोविड के टाइम पे आया था, कोविन आया था, डिजी लॉकर देखिए ये भी एक गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव है। दीक्षा भी एक हमारा गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। ये NCERT का एक इनिशिएटिव है रिलेटेड टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ना कहीं तो अप्लाई हुआ होगा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इस तरीके से सोच के हमें यहाँ पे डी मार्क करना था। यहाँ पे कोई ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करनी कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सबके लिए ओपन होता है, और यहाँ जाके जो है आप अपना जो भी आपको प्लेटफॉर्म बनाना है उसके रिलेटेड कोडिंग जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो हमें कोई यहाँ पे जावा ++ जो होती है कोडिंग लैंग्वेजेस है इनके बारे में नहीं जानना, यहाँ पे बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस माइंडसेट से इसे सॉल्व करना था ये हमें देखना है। अब देखिए आरोग्य सेतु हम सबको पता है ये एक ऐप था, ठीक है, जो कि कोविड के टाइम पे आया था। कोविन देखिए ये कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल था। क्वेश्चन बनना एक्सपेक्ट नहीं है इस पर कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिए डिजी लॉकर के ऊपर बन सकता है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 1 GB तक का डेटा ये स्टोर कर सकता है। UPSC इसे 10 GB कर देगा, जो कि गलत होगा। तो ये 1 GB वाला डेटा फैक्ट आप याद रखिए। और दीक्षा के बारे में हमने देख लिया, इट इज़ अ स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑनलाइन बाय NCERT। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 के बारे में अब देखिए मैंने आपको बताया था साइंस टेक में कि वाईफाई के बाद देखिए लाईफाई आया था, तो ये इसका एडवांस वर्जन है। वैसे ही वेब 1 के बाद 2 आया होगा, अब ये 3 आया होगा, जो कि सबसे एडवांस वाला होगा, ठीक है। अब सबसे एडवांस है तो यहाँ पे जो फीचर्स है वो भी सारे पॉजिटिव और एडवांस वाले ही होने चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। अब देखिए डेटा प्राइवेसी, डेटा राइट्स, इस सारे युग में हम जी रहे हैं, और अगर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पीपल को अपने डेटा को कंट्रोल करने की ताकत दे रहा है तो ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन पेपर जब 22 में देखा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था वेब 3.0 के बारे में, बट एक जो हिंट होती है जो PYQ सॉल्व करके यहाँ पे जो है हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है, उस हिसाब से मैंने देखा। फिर क्या कह रहा है, देयर कैन बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने सबने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क होगा, ये कह रहा है। कैन भी बोल रहा है यहाँ पे, कैन भी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है सोशल नेटवर्क। थर्ड देखिए वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रैदर देन कॉर्पोरेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक थीम बताई थी कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्करेंस वाली। अब देखिए पहला स्टेटमेंट अगर हम सही मान रहे हैं कि पीपल कंट्रोल देयर ओन डेटा, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमें सही मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली, यानी कि जिसका डेटा वही इसे मैनेज कर रहा है रैदर देन कॉर्पोरेशन। और अगर यहाँ पे ये कॉर्पोरेशन अगर मैनेज करता तो पीपल कैसे कंट्रोल करते? मतलब अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा, और ये सही है तो ये भी सही होगा। समझ पा रहे हो आप यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं? तो अगर ये दोनों सही है हमारे, ठीक है, अगर ये दोनों सही है तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 3 कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे।
फिर बचा 2 हमारे पास, और सेकंड देखिए ये भी कैन बी पॉसिबिलिटी की बात है, कोई यहाँ पे एक्सपर्ट हमें नहीं बनना है इसके बारे में। अब देखिए ब्लॉकचेन जब आता है तो ब्लॉकचेन का फर्स्ट ही हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पीपल को कंट्रोल करना है यानी कि डिसेंट्रलाइज हो गया, कलेक्टिवली कंट्रोल करना है यानी कि डिसेंट्रलाइज हो गया, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइजेशन की बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही होंगे, और वेब 3.0 के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से हम जो इसे इसके फ़ायदे ये सब चीज़ें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए साइंस टेक्नोलॉजी का ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कितने क्वेश्चन आए यहाँ पे, सबसे पहला एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आया, उसके बाद देखिए वेब 3.0 वाला आया, उसके बाद एक है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू आर फॉर्म्स ऑफ सास। देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं उसको एज अ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है। तो कह रहा है कि आउटलुक, हॉटमेल, याहू ये सास के यहाँ पे पार्ट है। सास यूज़र कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू मोबाइल डिवाइस। क्या बड़ी बात हो गई भाई, मोबाइल से आजकल क्या एक्सेस नहीं हो पा रहा है। सोचिए, सिंपल सोचिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे आज क्या एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ आप एक्सेस कर पा रहे हो ना यहाँ पे A to Z, ठीक है। सास बायर, और कौन सा मोबाइल है ये भी नहीं बताया, क्या वो अपना सैमसंग का डिब्बा फ़ोन है या फिर एप्पल का 15 Pro Max है, कौन सा है ये भी नहीं बता रहे। तो मोबाइल फ़ोन बोला है, कितने सारे मोबाइल फ़ोन है पूरे वर्ल्ड में। सास बायर कैन, देखिए कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड। अब देखो यार, अगर मैं कोई सर्विस यहाँ पे ले रहा हूँ तो अगर आप बाल कटवाने भी जा रहे हो तो वो एक सर्विस है, तो आप वहाँ पे बोलते हो कि मेरे बाल इस तरीके से काटो, इस तरीके से मुझे कस्टमाइज जो है मेरी बियर्ड चाहिए, फिर मेरा लुक चाहिए। और यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात हो रही है, तो मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पे अगर ले रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे मेरा नाम जो है ऊपर होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, इस तरीके से मुझे जो है इंटरफेस चाहिए। तो यहाँ पे कैन वर्ड है, तो कस्टमाइजेशन तो पॉसिबल है। तो इस हिसाब से 2 स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहे हैं, 1 and 2। रही बात थर्ड की, ठीक है, थर्ड की यहाँ पे आप डाउट कर सकते हो, बट वही हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हमें एक्सेप्शंस पे नहीं चलना है, ठीक है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू आर अ फॉर्म ऑफ सास, ये सही मानना है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 3। ओवर थिंक अगर हम यहाँ पे करेंगे, देखिए मैं नहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमें पूरा पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के पहले किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, अनलेस आप अगर एक कोई इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको पता होगा इसके बारे में। बट एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड या फिर जनरल जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, बीएससी प्लेन बीएससी करके है, उन्हें नहीं पता होता इतना डिटेल में। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें जो है अटेम्प्ट करना चाहिए था। अब ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल होता है ये, ठीक है, लाइसेंसिंग मॉडल होता है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन देते हो आप, और सब्सक्रिप्शन देके जो है आपको यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है यूज़ करने को यहाँ पे मिलता है। तो आंसर क्या है हमारा 1 2 3, तीनों यहाँ पे करेक्ट है। बाकी इसमें ज़्यादा हमें जो है डिटेल में ड्वेल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एक 34 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है भाई, ऐसा पूछा गया था। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है ये बताओ, ठीक है। अब ये न्यूज़ में आया होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा भी हाईलाइट नहीं हुआ था, ठीक है, कि हर न्यूज़ में हर जगह पे ये आ जाए। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन, चलो डी से पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, डी से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलॉन्ग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अ मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन द अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। और ए ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू अ स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन अ स्पेस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सोचते, देखिए बम्बार्डमेंट यानी कि बम फोड़ा जा रहा है, और इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लीजिए क्या कह रहा है ये, कि प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, ठीक है, बमबारी प्रणाली मतलब यहाँ पे बम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे भाई बम फोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, जब बम फोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई बम हो रहा है तो बम की बात होगी, ठीक है। मतलब जैसे अगर पटाखा फोड़ना है हमें तो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट की बात क्यों हो रही है। पहले क्या कह रहा है, स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन द अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। तो ये बम्बार्डमेंट किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे, स्पेसक्राफ्ट मूव अलोंग द कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस प्रोब ऑन इट, ये तो जाके उस पर बैठ जाएगा, तो बम्बार्डमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन आप यहाँ पे हटा सकते थे, फिर बचता ए एंड सी, इनमें आप डाउट कर सकते थे। अब देखिए सी क्या कह रहा है, मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ
एंड हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इन द स्पेस। अब ए एंड सी तक आप जो है यहाँ पे पहुँच चुके हो। अब यहाँ पे है आपका नसीब, आप कौन सा मार्क करोगे। अगर आपने मार्क किया हुआ सही है तो सही लग जाएगा, बट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंसर क्या है हमारा, ए और सी में से आंसर है हमारा सी, ठीक है। यहाँ पे मिसाइल है जो कि ऑर्बिट में पुट किया जाता है और बाद में जो है यहाँ पे अर्थ के टारगेट के ऊपर इसे निशाना साध लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है इनका डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे जो ये ऑप्शन है इनका डिस्क्रिप्शन किसी सैटेलाइट से या फिर स्पेसक्राफ्ट से मैच भी होता है। जैसे कि अगर ये फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे कि इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि स्पेस में हम छोड़ेंगे टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ, एंड वो एस्ट्रॉइड को हम खत्म कर देंगे। जैसे ये अर्थ है और ये एस्ट्रॉइड है तो इसको जाके जो है इसके टुकड़े कर देगा। तो ऐसा एक मिशन ऑलरेडी है, इसका नाम क्या है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो क्या है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। किसका है ये, नासा का एक मिशन है, याद रखिए आ सकता है। डार्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। फिर देखिए जो डी ऑप्शन है, अ स्पेसक्राफ्ट मूव्स अलोंग द कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस प्रोब ऑन इट। ये हुआ था दोस्तों एक रोजेटा नाम का मिशन था, याद रखिए एक रोजेटा नाम का यहाँ पे मिशन था जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था। वहाँ पे ऐसा कुछ करने की बात इन्होंने करी थी, ठीक है। यहाँ पे जो लैंडर था इसका नाम था फिली लैंडर, ठीक है, फिली लैंडर, ठीक है। और ये अंडर था हॉरिजॉन 2020 प्रोग्राम। तो ये हॉरिजॉन 2020 प्रोग्राम क्या है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोजेटा क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। डार्ट क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए इन ऑप्शन से ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे जो है गैदर कर लिया। आई होप यहाँ पे ये जो इनसाइट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखेंगे क्यूबिट्स के बारे में यहाँ पे, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट विच टर्म क्यूबिट इज मेंशन, ठीक है। अब देखिए क्यूबिट, इसे तोड़िए, क्यूबिट, ठीक है, क्यूबिट, ठीक है। देखिए क्यूबिट, क्यूबिट, तो ये जो क्यूबिट्स है दोस्तों ये एक यूनिट होता है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आंसर है हमारा बी, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 2022 में, अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। देखिए ये जो है इधर 0 या 1 इन दोनों में यहाँ पे जो है काम कर सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। अब देखिए विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए ये ऑप्शन में आया है, बट ये 2022 के ऑप्शन में कहाँ से आया, ये 2020 में इसके ऊपर 4 स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन ये हम देखेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन जो आया था 2020 में वो कैसे 2022 में एक ऑप्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वाईफाई इन सब की बात कर रहा है। क्लाउड सर्विसेज, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जहाँ पे क्लाउड में डेटा स्टोर होता है और वो हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन से हमारे या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हमने देखे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्यूबिट के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रेंज देखिए सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सीसीटीवी ऐसा तो नहीं है कि ये शॉर्ट रेंज में अपना जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करा सकता, ठीक है। हमें दिखता है ना सीसीटीवी से सारी चीज़ें, अगर वो सीसीटीवी मॉल के बाहर लगा हुआ है तो अंदर तक दिख जाता है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो हमारे फास्ट टैग लगे हुए सारी गाड़ियों के ऊपर, वो RFID से ही तो काम कर रहे हैं। फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वाईफाई की बात हो रही है यहाँ पे। जो रिमोट टीवी है हमारा इसकी बात हो रही है, ठीक है। वाईफाई की बात हो रही है, सीसीटीवी की बात हो रही है। तो ये पूरे हमारे रियल लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। और ये क्या शॉर्ट रेंज डिवाइसेस नहीं है? सही बात है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस है ये। ऐसा तो नहीं कोई रशिया से बैठ के यहाँ पे जो है सीसीटीवी चला रहा है, नहीं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, डी, ठीक है। तो ये थीम समझिए टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के, अब जैसे सीसीटीवी है तो इसका आविष्कार किसने किया था ये हमें नहीं देखना है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे ऑप्शंस बनाए गए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये हमें यहाँ पे देखना है और इसी चीज़ को सीखना है और इसी को मास्टर करना है और यही चीज़ हमें हेल्प करेगी। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए रेडियो सर्विसेज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लो इंटरफेरेंस होता है, लो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और ये लो रेंज वाली होती है, ये लो रेंज वाली होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन से इसे कनेक्ट करूँगा। 3 स्टेटमेंट है देखिए, बायोफिल्म्स, बायोफिल्म्स एंड बायोफिल्म्स, ठीक है। अब याद करिए 2023 वाला एक क्वेश्चन जहाँ पे हमने बायोफिल्टर्स के बारे में देखा था, ठीक है। बायोफिल्टर्स के बारे में क्वेश्चन देखा था। देखिए बायो वर्ड, ये जो बायो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी का
प्यारा वर्ड है। बायो फिल्टर के बारे में पूछ लेंगे, बायो फिल्म्स के बारे में पूछ लेंगे, बायो रेमेडिएशन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे। तो बायो वर्ड लग की जो चीज़ें होती है ना, इन पे यूपीएससी ज़्यादा ही अपना जो है प्रेम दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले देखिए डी से पढ़िए, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कैन बोला है, ठीक है। बायोफिल्म कैन फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस एंड बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ए मेडिकल इम्प्लांट विथ ह्यूमन टिश्यूज़। कैन की बात हो रही है। अब बायोफिल्म्स होते क्या है, तो यहाँ पे एक लाइन में इसे समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर उन्हें जो है यहाँ पे स्टिक कर दिया जाता है और इनकी फिल्म बनाई दी जाती है। मतलब एक ये सरफेस है और इसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं हो सकते हैं। वो क्या फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस बना सकते हैं। मेडिकल इम्प्लांट्स में यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे एक्सेप्शंस पे मत जाइए आप, यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे जाइए और आंसर क्या बनेगा हमारा 1 2 3 यहाँ पे आंसर बनेगा 1 2 3। बस इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं 38। देखिए प्रोबायोटिक्स के बारे में, ठीक है, प्रोबायोटिक्स। अब देखिए यहाँ पे कैसे इंटरलिंकेजेस है। देखिए बायोफिल्म में यहाँ पे क्या बोला कि ये फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस पे है, और उसी को देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोबायोटिक देखिए जो दही होता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, जो यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर ग्रीक योगर्ट आपने देखा होगा, अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स देखे वहाँ पे, तो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि 100% डाइजेस्ट कर देगा, 110% रिजल्ट आ जाएगा, नहीं बोल रहे, हेल्प करता है, ठीक है। करता है नहीं करता हमें नहीं पता, फिर भी देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन अवर गट, नॉट ऑकर इन अवर गट। हमारे पूरे शरीर में कितने सारे बैक्टीरियाज होंगे और हमारे गट में कितने सारे यूज़फुल बैक्टीरिया होंगे, कुछ हार्मफुल होंगे जो कि हमारे लिए जो है डिसीजेस ला सकते हैं या फिर हमारा जो डाइजेशन है इन सब में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है कि डू नॉट नेचुरली ऑकर, देखिए नेचुरली ऑकर ही नहीं करता है। देखिए ये स्टेटमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, 1 3 एंड 2 3। अब देखिए इस साल के जो पेपर था ना, इसमें ये ऑप्शंस ज़रा जो है डिफिकल्ट बना दिए थे। पहले क्या होता था, 3 स्टेटमेंट है तो 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 ऐसे ऑप्शन बनते थे। अगर कोई एक भी अगर आपने हटा दिया तो सीधा आंसर तक पहुँच सकते थे। बट इस तरीके से ऑप्शन बना के थोड़ा और जो है लेवल टफ कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, देखिए निगेटिव वर्ड, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है तो 2 हटाते हैं। चलो 2 हटा दिया, बचा हमारे पास 1 ओनली एंड 1 एंड 3। अब देखिए 1 एंड 3 देखिए दोस्तों, 1 एंड 3 देखिए, यही ब्यूटी होती है, ये आर्ट आपको सीखना है। 1 एंड 3 में देखिए कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है और किस पे आप डाउट, चलो इस पे डाउट कर सकते हो बैक्टीरिया ईस्ट है या नहीं। बट जो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं इसको हटाने के बाद बचा क्या, 1 एंड 3, मतलब हर हालत में हमारा 1 तो सही है, तो हमें बस ध्यान लगाना है 3 पे। और 3 हमने सबसे पहले ही देखा था कि ये तो बहुत ही प्लेन बात कर रहा है कि प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। अब इसमें मैं ये भी लिख दूँ कि प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रोटी भिंडी, ठीक है, या फिर इन जो भी आपने खाया है, तो हेल्प तो करेगा भाई। किसी भी चीज़ के बाद अगर दही खा लोगे तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, ये नॉर्मल बात है हमारी। तो यहाँ पे थर्ड तो हमारा एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एंड 3। तो इस तरीके से हम इस पे आंसर तक पहुँच सकते थे। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये 2008 के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली उठ के आया है, प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखा है, यहाँ पे दिखाऊंगा और टाइम जाएगा, बट जब वो क्वेश्चन आएगा तब आप यहाँ पे अपने आप यहाँ पे जो है लिंकेज कर लोगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली रिपीटेड था उसी साल के CDS 2022 के क्वेश्चन पेपर से। अगर आप मेरे साथ तब से जुड़े हो तो आपको ये पता भी होगा, ठीक है। और जब हम 22 वाला पेपर करेंगे ना CDS का, तब आपको ये हिंट मैं वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए वैक्सीन्स और उनके मैकेनिज्म के बारे में है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, थर्ड से पढ़ती है, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। स्पुतनिक 5 जो कि रशिया ने बनाई है, इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। फर्स्ट देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम एज कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर है हमारा 2 एंड 3 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। कैसे, ये mRNA प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे mRNA प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, एडिनो वायरस वेक्टर। लिख लीजिए इसे,
रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस वेक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ था, mRNA प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ था कोविशील्ड वैक्सीन को बनाते हुए। स्पुतनिक देखिए वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म सही है, और कोवैक्सीन पैथोजन बेस्ड वैक्सीन ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 2 and 3 इज़ द आंसर, 2 and 3 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब जो मैं आपको CDS क्वेश्चन का बता रहा था ना, वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, तीनों वैक्सीन के नाम ऐसे लिख दिए थे, कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन, और इनके मैकेनिज्म यहाँ पे दिए थे और मैच द पेयर पूछा था, ठीक है। तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट बना के पूछ दिया और यहाँ पे CDS में मैच द पेयर पूछ दिया। और वहाँ पे भी यही गलती थी, वहाँ पे भी जो कोविशील्ड है ना, इसको यहाँ पे जो है mRNA प्लेटफॉर्म के आगे ही लिख रखा था, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 and 3, बस इतनी चीज़ याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन से और एक हिंट समझिए, ये क्वेश्चन आया था 2022 के प्री में, और 2022 के मेंस में क्या आया, 2022 में वैक्सीन का मैकेनिज्म ही पूछ लिया। तो मैं यहाँ पे बस आपको प्री नहीं बता रहा हूँ, मेंस का भी हिंट बता रहा हूँ कि कैसे उस साल के प्री का क्वेश्चन मेंस में एक हिंट बन के आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे 24 का प्री आप देखो तो थोड़ा एक बर्ड आई व्यू से देखो तो आप एक आध क्वेश्चन वहाँ पे प्रेडिक्ट भी कर सकते हो मेंस में, ठीक है। तो ये एक वे ऑफ थॉट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा ही कुछ बनता है पेपर बनाने वाले तो अलग है, बट हम उनको बस यहाँ पे समझ सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देख लीजिए, और ये होता है डराने की निंजा टेक्निक, ठीक है। 7 स्टेटमेंट है भर भर के, और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मास्टर वीडियो सेशन देख रखे तो इस क्वेश्चन को देख के आप मुस्कुराओगे, क्योंकि ये ईजिली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के 10 तरीके आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला डेफिनाइट इफेक्ट, पॉसिबली क्या हो सकता है भाई। चलिए लास्ट से पढ़ते हैं। लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, ठीक है भाई। पोलर रीजन में अगर कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे जा रहा है तो उसका रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पे इंटरप्ट होगा, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। देखिए रेडियो कम्युनिकेशन और ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट रेडियो कम्युनिकेशन, थोड़ा लिंकेज दिख रहा है। चलिए 5th देखते हैं। फॉरेस्ट फायर कुड टेक्स प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। मच ऑफ द प्लैनेट हो सकता है, बट अभी हमें पता नहीं है। क्या कह रहा है, इंटेंस ऑरोराज कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। इंटेंस ऑरोराज कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, देखिए मच ऑफ द अर्थ, मच ऑफ द प्लैनेट। 3rd देखिए पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, ठीक है भाई, हो सकता है नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, कुछ ऐसा मिले जो बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पे बोल रखा हो। कह रहा है सुनामी कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन। अब ये आपको यहाँ पे खटकना चाहिए, सुनामी चलो आती है तो सिर्फ इक्वेटोरियल में ही क्यों आएगी। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि इंटेंस अरोरा ओवर मच ऑफ द अर्थ, कि बहुत सारे अर्थ के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे आ सकता है, फॉरेस्ट फायर ओवर मच ऑफ द अर्थ आ सकता है, तो भाई यहाँ पे सुनामी क्यों सिर्फ इक्वेटर पे आएगी। आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा GPS एंड नेविगेशन बस इक्वेटर पे फेल करेगा, ऐसा नहीं लिखा आपने पावर ग्रिड जो है इक्वेटर पे फेल करेगा, ऐसा नहीं लिखा। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बस इक्वेटर वाले जो है वो यहाँ पे खराब होंगे, ये भी नहीं लिखा। तो फिर यहाँ पे ही क्यों लिखा, ये आपको समझना है। और फिर क्या कह रहा है, देखिए इक्वेटर, और जैसे मैंने ये सेकंड पढ़ा, मैंने सेकंड हटा के देखा, यहाँ पे सेकंड यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, बचा क्या 1 3 4 6 7। 1 GPS नेविगेशन, 3 पावर ग्रिड, इंटेंस अरोरा, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट एंड शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन। अब इन ऑप्शंस में भी लिंकेज ढूंढिए। देखिए पहला क्या कह रहा है भाई साहब, GPS एंड नेविगेशन, इसको लिंक करिए शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन के साथ, इसको लिंक करिए सैटेलाइट के साथ। देखिए GPS सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, 3 लिंक हो गए यहाँ पे। पावर ग्रिड्स, ये भी एक हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही सिस्टम होता है, एनर्जी वाला, ठीक है। अब ये ऑरोराज आपको पता है नहीं पता, इसमें भी कोई लोड नहीं है। ऑरोराज क्या होते हैं, तो ये पोलर रीजन में जो है लाइट्स दिखते हैं, जो सोलर फ्लेयर जो है, जो सोलर से एनर्जी आ रही है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें इंटरेक्शन होकर यहाँ पे लाइटिंग दिखती है अलग अलग कलर की, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक ऑप्शन हमने पकड़ा, उससे डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया 1 3 4 6, 1 3 4 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और इंटरलिंक समझिए। देखिए शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पे भी है और शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पे भी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पेपर में भी हमें जो है हिंट्स या फिर लिंकेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।